जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं मिराज 2000 को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं कि मिराज 2000 भारतीय वायुसेना के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और कारगिल वॉर हो, ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर ऑपरेशन बंदर हो, इन सब में जो इनकी भूमिका थी उससे हम इनकार नहीं कर सकते कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन अब क्योंकि समय के साथ ये पुराने हो रहे हैं और भारतीय वायुसेना के ऊपर इस चीज़ का सरदर्द बढ़ता जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इनको रिटायर किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम ये चाह करके भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सही मायने में इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि इनकी जगह ले सके। हमारी उम्मीदें तेजस मार्क 1A से जुड़ी थी, लेकिन क्योंकि उनकी डिलीवरी शुरू नहीं हुई है तो हम ये चीज़ भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि सही समय पर हमें उचित संख्या में वो मिलेंगे जिनसे कि हम इस गैप को फिल कर सके। लेकिन इसी बीच भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 की पुरानी फ्लीट में एक नई जान फूंकने का प्रयास किया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर इस समय ये प्लान कर रहा है कि वो अपने मौजूदा मिराज 2000-5 में जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो ये एक स्वदेश निर्मित बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि 110 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। और अगर ये बात सत्य है और ये चीजें भारतीय वायुसेना की तरफ से अलाउ कर भी दी जाती है, तब भी ये रास्ता इतना सुगम नहीं होने वाला जितना कि हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियली अगर हम देखें तो ये कैपेबिलिटी गैप काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको याद दिला दें, अभी हम अस्त्र मार्क 1 पे आएंगे वापस, लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं था कि भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 की कैपेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए कोई फैसला किया हो। आपको याद होगा 2014 से लेकर 2018 तक कंटिन्यूअसली हमें यह सुनने को मिला था कि भारतीय वायुसेना MBDA से मीटियोर मिसाइल को लेकर के बातचीत में एंगेज्ड है, और ये कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से MBDA को कन्विंस करने में लगी है कि आप अपनी जो मीटियोर मिसाइल है इसका इंटीग्रेशन मिराज में करें, ताकि भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है ये प्रभावित ना हो तब तक, जब तक कि हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म या इंडिजिनस जो प्रोजेक्ट है वो मैच्योर नहीं हो जाते। लेकिन उस समय ये मिसाइल इसमें इसलिए इंटीग्रेट नहीं की जा सकी क्योंकि MBDA का मानना था कि मिराज 2000 का जो रेडार है अब वो मीटियोर के समकक्ष नहीं है, वो आउटडेटेड है, और मीटियोर को अगर आप इंटीग्रेट करते भी हैं तो कभी आप इस मिसाइल को फुल पोटेंशियल में इसके यूज नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ना चाहते हुए भी भारतीय वायुसेना के जो मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो अभी BVR मिसाइल पैकेज के तौर पर जो मीका IR या RF मिसाइल है इसको ऑपरेट करते हैं। और इन मिसाइल्स की अगर हम रेंज की बात करें तो इन मिसाइल की रेंज तकरीबन 80 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि मौजूदा और मॉडर्न थ्रेट्स को देखते हुए ये चीजें अब आउटडेटेड हो रही हैं और इनसे भारतीय वायुसेना का काम नहीं चलने वाला। और बाकायदा जब MBDA से इस बारे में अपना पक्ष रखा गया तो MBDA ने कहा कि हम आपको मीटियोर तो नहीं दे सकते, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जो मीका IR और RF वेरिएंट है ये हम आपको जरूर ऑफर कर सकते हैं, जो कि 150 से 160 किलोमीटर की जो रेंज है उसको प्रॉमिस करती है। और ये भारत के अपग्रेडेड मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट में कंपैटिबल भी होंगी। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इन मिसाइल्स की डिलीवरी 2029 से पहले शुरू नहीं होने वाली है, और इसका सीधा मतलब ये है कि अभी ये टेस्टिंग फेज में है, टेस्टिंग प्रोटोकॉल से गुजर रही हैं। इनके रिजल्ट कैसे आते हैं इसके लिए भी हम पूरी तरीके से श्योर नहीं है, और शायद यही कारण है कि अब भारतीय वायुसेना जो अस्त्र मार्क 1 है इसको कंसीडर कर रही है। अब आइए बात कर लेते हैं कि क्या वाकई अस्त्र मार्क 1 फीजिबल है। शुरुआत करते हैं मिराज 2000 के रेडार से। मिराज 2000 की फ्लीट में इस समय थेल्स का RDY-2 ऑल वेदर सिंथेटिक अपर्चर रेडार यूज किया जाता है, जो कि इसको इफेक्टिव डिटेक्शन रेंज अगर हम बात करें तो 5 मीटर स्क्वायर साइज के रेडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट के लिए ये डिटेक्शन रेंज 120 से लेकर के 140 किलोमीटर तक बताई जाती है या क्लेम की जाती है। वहीं अगर अर्लियर वेरिएंट्स की बात करें तो वो थॉमसन CSF RDM रेडार से इक्विप थे, जिन्हें अब धीरे धीरे फेज आउट किया जा चुका है। अब यहाँ पर रेडार तो ठीक ठाक है, लेकिन जब बात आती है मॉडर्न BVR मिसाइल को फुल पोटेंशियल में ऑपरेट करने की तो उसमें कहीं ना कहीं ये पीछे अवश्य रह जाते हैं। अब यहाँ पर अगर भारत का रक्षा मंत्रालय इसको अप्रूव भी कर देता है तब भी अस्त्र मार्क 1 का इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं होने वाला है,
एक तरफ जहां अभी अस्त्र मार्क 1 सुखोई 30 MKI और तेजस में इंटीग्रेट की जा रही है और ऑपरेशनल टेस्टिंग से गुजर रही है, तो वहीं अगर हम मिराज 2000 के लिए इनको क्लियरेंस देते हैं तो सबसे पहले तो हमें थेल्स के साथ एक जो कोलैबोरेशन है ये फॉर्म करना पड़ेगा और ये हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होगी, ताकि थेल्स जो है ये मिसाइल और जो कंप्यूटर है उसके बीच में एक सीमलेस जो डेटा लिंकिंग है उसको कर सके, या यूं कह ले जो एयरक्राफ्ट का रेडार है उसके बीच और मिसाइल के बीच में जो डेटा लिंक है उसको स्टैब्लिश कर सकें, ताकि ये फायर एंड फॉरगेट परफॉर्मेंस के लिए इंश्योर की जा सके और ये ऑप्टिमल गाइडेंस को भी प्राप्त कर सके। क्योंकि बिना इनके इन्वॉल्वमेंट के इस मिसाइल प्रोग्राम के इंटीग्रेशन को पूरा करना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। हालांकि अभी ये चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है। अब देखना ये है कि मीका एनजी और अस्त्र मार्क 1 की जो जद्दोजहद चल रही है इसमें कौन विजेता होता है। वहीं इस पर अगर आप डिफेंस कम्युनिटी पे क्या चर्चा चल रही है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर बात करते हैं। तो भारत के जो पूर्व एयर मार्शल हैं और जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है वो यही मानते हैं कि भारतीय वायुसेना भी अब इनमें पुराने जो जेट्स हैं इनमें जान फूंकने की तैयारी कर रही है और भारतीय वायुसेना विवश भी है। हमने दोपहर की वीडियो में अभी आपसे कहा था कि कैपेबिलिटी गैप को फिल करने के लिए और टू फ्रंट वॉर की स्थिति को देखने के लिए कैसे 40 से बढ़ा करके 50 या 60 स्क्वाड्रन तक प्लान की जा रही है। और उनका प्रमुख कारण ये है कि हमारे पास नए फाइटर जेट्स नहीं है, और जब तक नए फाइटर जेट्स नहीं आएंगे हमें इसी प्रकार के जो फाइटर जेट है इन्हें मॉडिफाई और अपग्रेड करके चलाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल ये बात मानते हैं कि अगर हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम्स में तेजी देखने को ना मिली, अगर हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम ने एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को फॉलो ना किया, तो ये कहते हुए उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि मिराज 2000 हो, चाहे जैगवार हो, चाहे मिग 29 यूपीजी हो, आने वाले भविष्य में इन्हें भी आपको न चाहते हुए फ्लाइंग कॉफिन्स की संज्ञा देनी पड़ सकती है। क्योंकि निसंदेह अपने समय के हिसाब से ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा उन्नत थे, इनका खुद का एक गौरवशाली इतिहास है, लेकिन हर चीज़ की एक उम्र होती है। फिर चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मशीन हो, अगर वो अपनी उम्र को पूरा कर चुके हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वायुसेना और अपने पायलट्स की सुरक्षा को देखते हुए जो नए फाइटर्स हैं उनको इंडक्ट करें और यहाँ पर इनको अब रिटायर करके जो म्यूजियम है या दूसरी जगह व्यवस्थित करें। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यही है कि हमारे पास कोई ऑप्शन इस समय नहीं है जिनसे कि हम इनको रिटायर कर सके। इन केस अगर हम रिटायर कर भी देते हैं तो हमारा दुर्भाग्य इससे बड़ा ये हो जाएगा कि अभी जो भारतीय वायुसेना 29 से लेकर 31 स्क्वाड्रन के बीच में जूझ रही है, ये स्क्वाड्रन संख्या 25 से भी कम आ जाएगी और ये भारत बिल्कुल भी अफोर्ड इस स्थिति में नहीं कर सकता। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अस्त्र मार्क 1 हमारी चॉइस नहीं बल्कि हमारी मजबूरी बन गई है। हमें ये काम करना ही पड़ेगा तब तक जब तक कि तेजस मार्क 2 अपने प्रोडक्शन में नहीं आ जाते और हम उचित संख्या में उनको डिप्लॉय करके मिराज 2000 को रिटायर करना शुरू नहीं कर देते। आप अस्त्र मार्क 1 इंटीग्रेशन को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्या आप इस इंटीग्रेशन को सही मानते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।